गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोस में काफ़ी कुछ डिस्कस हो गया है। अभी हम लोग पेज नंबर 26 को फॉलो कर रहे हैं। पेज नंबर 26 का सेकंड पैराग्राफ जो है बच्चों, सेकंड नहीं बल्कि थर्ड पैराग्राफ कहेंगे, थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। इसको हम लोग बच्चों बाल्कन एरिया जो है, बाल्कन्स रीजन जो है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एज द डिफरेंट स्लाविक नेशनैलिटीज़ struggle to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. जैसे जैसे जो स्लाविक राष्ट्र थे वो अपनी पहचान और अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, वैसे वैसे बाल्कन क्षेत्र, बाल्कन एरिया एक बहुत ही गहन विवाद और संघर्ष का क्षेत्र बन गया। द बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the other. जितने भी बाल्कन स्टेट्स थे वो बहुत बुरी तरह से एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, जलते थे और दूसरे की कीमत पर, सबको आशा थी कि दूसरे की कीमत पर हम अपने इलाके को और बढ़ाएं। दूसरे की कीमत पर अपने इलाके को बढ़ाना, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों के इलाकों पर कब्जा करो और अपने देश की सीमाओं का विस्तार करो। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड because the Balkans also became the scene of big power rivalry. मामला और भी ज़्यादा जटिल हो गया क्योंकि बाल्कन स्टेट्स पर अब बड़े ताकतवर, यूरोप के बड़े ताकतवर प्रतिद्वंदी देशों की नज़र पड़ गई। यानी जो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप या फिर ईस्टर्न यूरोप के भी जो शक्तिशाली देश थे, वेस्टर्न यूरोप के जो शक्तिशाली यूरोपीय देश थे, उन लोगों की नज़र, ठीक है, बिग पावर राइवलरी यानी इन बड़ी शक्तियों की जो प्रतिद्वंदिता थी, एक दूसरे को नीचा और हराने की, जो बड़े जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया, इन लोगों की नज़र भी अब बाल्कन इलाकों पर पड़ गई, बाल्कन क्षेत्र पर। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस राइवलरी अमॉन्ग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। इस काल में, इस समय बच्चों, जितने भी यूरोपीय शक्तियाँ थीं, जैसे मैंने अभी यूरोप के जो शक्तिशाली देश हैं उनका भी नाम लिया था अभी पिछली लाइन में, इन देशों के बीच में आपस में कड़ी प्रतियोगिता तो नहीं कहेंगे, प्रतिद्वंदिता कहेंगे। किस बात को लेकर? दो तीन बात। पहला तो ट्रेड यानी व्यापार। ये यूरोपीय शक्तिशाली देश अपने व्यापार का विस्तार कर रहे थे और उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, उनका जो एम्बिशन था, वो ये था कि पूरे विश्व के व्यापार पर, जो भी उस समय व्यापार हो रहा था, यूरोप से
और अन्य महाद्वीप से, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट के जो देश थे, वहाँ से जो यूरोपीय देशों का व्यापार हो रहा था, तो हर यूरोपीय शक्तिशाली देश ये चाहता था कि इस व्यापार पर मेरा एकाधिकार हो, बाकी देश जो हैं वो हट जाएं, रास्ते से हट जाएं, हम ही लोग ज़्यादा मुनाफा कमाएं। ठीक है, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे नेदरलैंड्स हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, चाहे इटली हो, जर्मनी हो, पुर्तगाल हो, ये सब सोचते थे कि नहीं, हम ही व्यापार करें। ठीक है। दूसरा, कॉलोनीज़। ये यूरोपीय शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के जो कमज़ोर देश थे, पिछड़े देश थे, वहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ बना रहे थे। कॉलोनीज़ यानी उपनिवेश। कहने का मतलब इन देशों में, एशिया और अफ्रीका के देशों में जा कर के कब्जा कर रहे थे। उसके बहुत सारे कारण थे कि वो क्यों कब्जा कर रहे थे, क्यों उन कमज़ोर देशों को अपनी कॉलोनी बना रहे थे। उसके कई कारण थे। ये क्लास 8 में हम लोग पढ़े हैं। क्लास 8 की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि ये यूरोपीय लोग जो हैं व्यापार करने आए थे भारत में। फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे पहले पुर्तगाल की कंपनी, डेनमार्क की कंपनी, सब आए थे यहाँ व्यापार करने। तो व्यापार करने के जब इन्होंने व्यापार देखा, व्यापार किया इन एशिया और अफ्रीका के देशों में, तो उन्होंने देखा कि यार ये तो बड़े पिछड़े हुए देश हैं, इनके पास सेना की शक्ति नहीं है, नेवी की शक्ति नहीं है, और क्यों ना अगर हम इन देशों पर परमानेंटली कब्जा कर लें, राजनीतिक रूप से इन पर कब्जा कर लें, तो सारा व्यापार हमारे हाथ में हो जाएगा। और जितना भी रॉ मटेरियल जो यूरोप की फैक्ट्रियों में, यूरोप की इंडस्ट्रीज़ को जितना रॉ मटेरियल चाहिए, वो सारा रॉ मटेरियल भी हमको सस्ते या फ्री में मिलेगा। अगर हम कब्जा कर लेंगे तो हमको तो फ्री में मिलेगा वो सारा रॉ मटेरियल। तो इन यूरोपीय ताकतों में होड़ मच गई कि कौन किस इलाकों पर कब्जा करता है। एशिया और अफ्रीका के किन किन देशों पर कौन यूरोपीय शक्ति कब्जा करती है। और इसके लिए भी वो लोग आपस में लड़ने लगे। और बच्चों, तुम लोगों ने क्लास 8 में, मैंने बताया, हिस्ट्री में पढ़ा होगा कार्नेटिक वार्स में तुमने पढ़ा होगा कि किस तरह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आपस में लड़ाइयाँ हुई, कई लड़ाइयाँ हुई। फ्रांस और ब्रिटेन में युद्ध हुए, भारत की भूमि पर युद्ध हुए। तो क्यों हुए? यही कॉलोनी को लेकर कि हमारी कॉलोनी बन जाए, हमारी कॉलोनी बन जाए। ठीक है। और इन ताकतों ने, इन यूरोपीय शक्तियों ने अपनी सैन्य और नेवी यानी जो जल सेना होती है, पानी के जहाज वाली जो सेना होती है, उसको नौसेना जिसको बोलते हैं, उसको भी मजबूत करने की होड़ लग गई। क्योंकि उस समय तक वायुसेना जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, एयरफोर्स नहीं होती थी। दो ही ताकत होती थी, या तो पैदल सेना या फिर नौसेना, यानी समुद्र में जो जहाज वाली सेना होती है वो। तो जिसके पास समुद्र वाली सेना होगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे उसी का अधिकार होगा। इसको लेकर इन लोगों ने अपने ताकत बढ़ानी शुरू करी। These rivalries were very evident in the way of Balkan problem unfolded। और जो बाल्कन राज्यों की जो समस्या थी, वो समस्या ही बनी रही। उसका कारण क्या था? these rivalries, यही जो प्रतिद्वंदिता थी, इन यूरोपीय शक्तियों की जो आपस में प्रतिद्वंदिता थी, लड़ाई थी, झगड़ा था, इसी के कारण बाल्कन समस्या सुलझी ही नहीं, कभी सुलझी ही नहीं। Each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary, was keen on countering the hold of other powers over the Balkans and extending its own control over the area। प्रत्येक शक्ति, चाहे वो रशिया हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रो हंगरी हो, सब लोगों ने एक दूसरे की शक्ति को काउंटर किया, यानी
एक दूसरे की शक्ति को कमज़ोर करने की कोशिश की, ख़ास तौर से बाल्कन एरिया में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश की और वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा एरिया, बाल्कन रीजन के अधिक से अधिक एरिया को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। और दिस लेड टू सीरीज ऑफ वार्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और इसी के कारण, इस बाल्कन रीजन भी एक कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वार का, प्रथम विश्व युद्ध का, जो 1914 से 1919 तक हुआ, है ना। इसके कारण कई युद्ध हुए और इस बाल्कन एरिया के कारण इन यूरोपीय शक्तियों के बीच में, और फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, जिसके बारे में आप लोग कुछ तो जानते ही होंगे कि कितना भयानक था वो। लाखों करोड़ों लोग मारे गए, करोड़ों अरबों की संपत्ति बर्बाद हुई, यूरोप कॉन्टिनेंट बर्बाद हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग पेज नंबर 27 में आते हैं बच्चों, पेज नंबर 27। नेशनलिज्म अलाइंड विथ इम्पीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। और ये जो नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद था, इसके साथ इम्पीरियलिज्म जुड़ गया, साम्राज्यवाद जुड़ गया, अलाइंड यानी जुड़ गया, जिसने यूरोप को 1914 में विनाश की ओर धकेल दिया। 1914 में क्या हुआ था बहुत अच्छी तरह पता है बच्चों तुम लोगों को। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था और पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के देश, शक्तिशाली देश गुट बना करके आपस में ही युद्ध करने लगे और पूरा यूरोप बर्बाद हो गया, पूरे यूरोप का विनाश हो गया। But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. लेकिन इसी बीच जहाँ यूरोपीय शक्तियाँ राष्ट्रवाद से उग्र राष्ट्रवाद से साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद से प्रथम विश्व युद्ध की तरफ जा रहे थे, वहीं एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश, जिन देशों पर यूरोपीय शक्तियों ने कब्जा कर लिया था, अपना उपनिवेश बना लिया था, अपनी कॉलोनी बना ली थी, इन एशिया और अफ्रीका के देशों ने विरोध करना शुरू कर दिया, इन यूरोपीय शक्तियों का विरोध करना शुरू कर दिया। इनका जो शोषणात्मक रवैया था, शोषण और अत्याचार करने का इन यूरोपीय देशों का जो रवैया था, उसकी खिलाफत करनी शुरू कर दी। द एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन द सेंस that they all struggled to form independent nation state and were inspired by a sense of collective national unity forged in confrontation with imperialism. और ये जो एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स था, जो कि हर जगह जहाँ जहाँ इन यूरोपीय शक्तियों ने अपना जो विस्तार कर रखा था, अपने साम्राज्य का ज़बरदस्ती दूसरे इलाकों पर कब्जा कर लिया था, उसके खिलाफ जो ये आंदोलन था, इस साम्राज्यवाद के खिलाफ जो आंदोलन था, वो ये था कि ये सब अपने स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संघर्ष कर रहे थे कि हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं, इन यूरोपीय शक्तियों ने हमको अपना गुलाम बना लिया है, हमें आज़ादी चाहिए। ठीक है, और इन्हें जो प्रेरणा मिल रही थी वो एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता से इनको प्रेरणा मिल रही थी, और ये लोग सीधे सीधे साम्राज्यवाद से युद्ध कर रहे थे। वो लोग किसी व्यक्ति से युद्ध नहीं कर रहे थे, बल्कि एक विचारधारा से, साम्राज्यवादी विचारधारा से संघर्ष कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। भारत भी उन्हीं देशों में से एक था बच्चों। तुम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा पूरा
मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कि किस तरह से अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने कब्जा किया और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जो संघर्ष हुआ, जिसमें महात्मा गांधी और बहुत सारे हमारे नेताओं ने किस तरह से संघर्ष किया, वो सारा तो तुम लोग पढ़ ही चुके हो। और इसको अभी इसी क्लास 10th में फिर एक बार पढ़ोगे। नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री में मैं आप लोगों को, ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है बच्चों, उसके बाद मैं उस चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा और आपको सेंड करूंगा। यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वर नोवेयर रेप्लिकेटेड फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। यूरोप में, अब ध्यान से समझो बच्चों, अब इस चैप्टर का जिस्ट बताया जा रहा है। जो यूरोप की राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी, यूरोप कॉन्टिनेंट में हम लोगों ने अभी पढ़ा इस पूरे चैप्टर में कि यूरोप महाद्वीप में किस तरह से राष्ट्रवाद की जो विचारधारा जो विचार था वो विकसित हुआ, फैला। ये हर जगह ये लागू नहीं हुआ। विश्व के अनेक अन्य भागों में यूरोप की तरह ही राष्ट्रवाद नहीं फैला, बल्कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रवाद को एक अलग अलग नई पहचान मिली। स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म, हर जगह जो नेशनलिज्म था वो उसकी अलग ही विचारधारा थी। यूरोप की अपनी अलग विचारधारा थी, राष्ट्रवाद को समझने का, जानने का जो नज़रिया था वो उन लोगों का अलग था। एशिया और अफ्रीका देशों में जो राष्ट्रवाद फैला उसकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी। जैसे भारत में भी नेशनलिज्म आया, तो भारत में नेशनलिज्म आया, उसकी नींव, उसका आधार क्या था? स्वतंत्रता, यूरोपीय शक्तियों से स्वतंत्रता। क्योंकि ब्रिटेन ने हम पर कब्जा कर रखा था, ब्रिटेन ने हमें अपनी कॉलोनी बनाया था, तो हम चाहते थे कि ये ब्रिटिश लोग यहाँ से चले जाएं, हमें आज़ादी दें, और यही हमारे लिए नेशनलिज्म था। एक एग्ज़ाम्पल। दूसरा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ बच्चों, दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं साउथ अफ्रीका का बताता हूँ। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका जो देश है, एकदम उसके साउथ में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एकदम साउथ में एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, उसका नाम है। साउथ अफ्रीका में भी नेशनलिज्म आया। तो वो नेशनलिज्म क्या था? तुम लोगों ने क्लास 8th में थोड़ा सा पढ़ा होगा, और क्लास 9th या 10th में, शायद 9th की पॉलिटिकल साइंस में ये चैप्टर है, एपार्थेड यानी रंग भेद। वहाँ पर भी साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, अंग्रेज़ों ने कॉलोनी बना ली थी। लेकिन वहाँ के लोग ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं, हमें आज़ाद कर दें। नहीं, वहाँ नेशनलिज्म क्या था कि ये जो ब्रिटिश गोरे लोग थे बच्चों, ये ब्रिटिश गोरे लोग रंग भेद करते थे। अपने चमड़ी के रंग को कहते थे हम गोरे हैं, इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम अच्छे हैं, ईश्वर ने हमको उत्तम बनाया है, सुपीरियर बनाया है। और ये जो काले लोग हैं, अफ्रीकन जो काले चमड़ी के हैं, जो ब्लैक हैं, ये नीचे हैं, ये निचले दर्जे के नागरिक हैं, दोयम दर्जे के हैं, इनका कोई अधिकार नहीं है, ये किसी भी अधिकार को देने या लेने लायक नहीं है, ये हमसे नीचे हैं, इनके साथ भेदभाव करो, रंग भेद कर। तो इसी को एपार्थेड पॉलिसी बोली गई, रंग भेद की नीति। तो साउथ अफ्रीका के जो काले लोग थे, जो वहाँ के नेटिव लोग थे, उनके लिए नेशनलिज्म ये था कि ये यूरोप के लोग रंग भेद की जो नीति है ना, शरीर के रंग के आधार पर जो भेदभाव वाली जो नीति है, इसको समाप्त करें। उनके लिए नेशनलिज्म वो था। कहने का मतलब ये कि नेशनलिज्म हर विश्व के अनेक भागों में नेशनलिज्म की विचारधारा उपजी, आई,
लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव, सबका उद्देश्य अलग अलग था। यूरोप की जो विचारधारा थी वो हर जगह नहीं फैली। समझ गए होगा इसका मतलब। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। लेकिन एक चीज़ कॉमन थी इस नेशनलिज्म में, एक चीज़ कॉमन थी, एक चीज़ एक जैसी थी, चाहे वो यूरोप में, चाहे अफ्रीका में, चाहे एशिया में, हर जगह एक जैसी थी। क्या? कि समाज को संगठित करने की जो विचारधारा या समाज को संगठित करने का जो विचार था एक नेशन स्टेट के रूप में, उसे प्राकृतिक और सार्वभौमिक रूप में अपनाया जाए। प्राकृतिक और सार्वभौमिक रूप में कहने का मतलब कि जो नेशन स्टेट है वो, उसको लोगों ने कहा कि ये आर्टिफिशियल नहीं है, कृत्रिम रूप से बनाया गया नहीं है, ज़बरदस्ती लोगों को मिला करके जुटा करके एक नेशन बना दिया, नहीं। नेशन स्टेट जो है एक नेचुरल यूनिट होना चाहिए, एक प्राकृतिक इकाई होना चाहिए। कहने का मतलब कि प्रकृति ने ही हमें अलग अलग नेशन स्टेट के रूप में चुना है, ठीक है। और ये विचारधारा सार्वभौमिक होनी चाहिए, यानी हर जगह एक जैसी होनी चाहिए, पूरे संसार में यूनिवर्सल होनी चाहिए। ये बात कॉमन थी, चाहे वो यूरोप हो, चाहे एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो। ओके बच्चों, मुझे लगता है ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो इस तरह से ये 17th पार्ट था, 17th वीडियो इस चैप्टर के लिए था बच्चों। और आपको ये सारे पार्ट्स, आप इसको ज़रूर देखिएगा। मेरे हर पार्ट्स को आप सोशल साइंस क्लासेस टाइप करेंगे यूट्यूब में तो आपको सारे पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स इस चैप्टर के आपको मिल जाएंगे। आपको कैसा लगा, आपकी कोई प्रॉब्लम है बच्चों, मैं ये अपना प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं बना रहा हूँ ये वीडियोस। बहुत दिन से मेरे मन में था कि हमेशा पढ़ाना पड़ता है बच्चों को, 10th के बच्चों को ख़ास तौर से चैप्टर्स पढ़ाना पड़ता है, तो क्यों ना कुछ परमानेंट काम कर लिया जाए। ऐसा कि मान लो कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ या ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चे घर में जाते हैं, क्लास में जो पढ़ाया गया जो एक्सप्लेनेशन है उसको भूल जाते हैं, फिर वो घर पे उसको रिवाइज़ करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते। तो उस समय वो अपने टीचर्स को याद करते हैं कि सर ने क्या बताया था, मैडम ने क्या बताया था। तो ऐसे समय ये वीडियोस उनको काम देंगे। और आप वीडियोस को पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, आपको रिकॉल हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा, और आप अपने एग्ज़ामिनेशन की जब तक आप समझेंगे नहीं बच्चों, एनसीईआरटी को जब तक आप समझेंगे नहीं लाइन बाय लाइन, तब तक आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। यही सोच करके बच्चों मैंने सोचा कि इसका मैं एक वीडियो परमानेंट प्रिपेयर कर दूं, ताकि बच्चे मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं वो हमेशा उनके साथ रहे और वो पढ़ते रहें। कभी भी उनका मन किया किसी भी एक्सप्लेनेशन को वो देख लें, समझ लें। बच्चों, आपको ये सब कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और बताइएगा कि आपको किस चीज़ को, और मुझे मैसेज भेजिएगा। आपको कोई चीज़, अगर कोई चैप्टर जिसको एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको उसका वीडियो चाहिए, तो आप अपनी डिमांड रख सकते हैं, मैं उन पर वीडियो बना करके भेजूँगा। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है नेशनलिज़म इन इंडिया को फॉलो करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।